जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम वीनस मॉर्निंग वाइब्स के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो हमें महसूस होता है कि पाकिस्तान एक ऐसा ज़रखेज़ मुल्क है कि जिसने बहुत ही आला पाए के मज़ाहिया फ़नकार जो हैं वो इंडस्ट्री को दिए, इस रीजन को दिए, और फिर हमारे लोगों ने जाके पड़ोसियों को कॉमेडी करना सिखाया, और आज वो अपना जो नाम कमा रहे हैं, शोहरत कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उसके पीछे भी यहीं के दिमाग थे, यहीं की सोच थी, यहीं के फ़नकार थे। एक फ़नकार ऐसा भी हमारे हवालों में, हमारे हाफिज़ों में, हमारे टेलीविज़न इंडस्ट्री के दरीचों में कहीं मौजूद है, जो आज हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह आप तक वो पहुंचाएं। एक ऐसा लेजेंडरी आर्टिस्ट कि जिसने अपनी अदाकारी से उस वक्त, उस एरा के हर शख्स को जो है वो मुतासिर किया। मैं बात कर रहा हूँ हमारे बहुत काबिल, बहुत लेजेंडरी आर्टिस्ट मोहतरम खालिद निज़ामी की। यकीनन आपको वो थुई याद होगा, इसके अलावा 50-50 के बेशुमार उनके गेटअप याद होंगे। आज हमने उन्हीं की साहबजादी को मदऊ किया है। आपका हवाला यकीनन एक बहुत बड़े बाप की बेटी का तो है, लेकिन उसके साथ साथ आपने अपने कलम के ज़रिए अपनी शनाख्त बनाई है। आप बहुत अच्छा लिखती हैं, आप सोशल एक्टिव भी हैं, और यकीनन मीडिया इंडस्ट्री में मुख्तलिफ़ चैनल्स के साथ भी आप काम कर चुकी हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहन निज़ खालिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। और यकीनन आप के इस अच्छा होने से हमारा जो मॉर्निंग शो है ये भी अच्छा होने वाला है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ अगर एक नस्र का हवाला है तो एक नज़्म का भी हवाला होना चाहिए था। एक ऐसा नौजवान कि जो आया और आते ही छा गया। उसने अपनी नज़्म से, अपनी शायरी से दिलों को जीतना और फतह करना शुरू कर दिया है। बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे का शायर है। प्रोफेशन के एतबार से तो डॉक्टर हैं, और यकीनन ये अलग अलग मामलात हैं। डॉक्टर जो है वो दिल चीर देता है, और शायर जो है वो जो दिल चीरा हुआ होता है उसको टाँके लगा रहा होता है, रफू कर रहा होता है। तो आइए मुलाकात कराते हैं डॉक्टर मसरूर पीरजादो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खुश आयो? बिल्कुल ठीक था। बस मजे में घुरायो असा हाजिर थे। वाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो आप ही आपसे शुरू करते हैं। एक फनकार घराने में हाथ खोल रही हैं, वालिद साहब को देख रही हैं, और बड़े फनकारों का यकीनन आना जाना। तो वो जो ग्रोथ हुई उसमें जो बचपन का दौर है वो कैसा गुजरा, और कहाँ मैं प्राउड फील होता था जब स्कूल में जाती थी लोग, अच्छा खालिद निज़ामी की बेटी, अच्छा खालिद निज़ामी। हाँ, जो शुरू की एज थी 1-2 क्लास तक पापा यहाँ थे, उसके बाद पापा अमेरिका चले गए थे। तो आई वॉज 7 जब पापा गए हैं। उस वक्त तक ये था कि हाँ बहुत अच्छा था। कभी पापा हमें स्कूल पिक करने आते थे, तो मुझे कहीं मेमोरीज़ में है कि बच्चे बहुत, उस ज़माने में उनका वो थुई वाला कैरेक्टर बहुत मशहूर हुआ था, अनकही का, बिल्कुल अनकही का। सही। तो उस वक्त वो अनकही ऑन एयर था। वो फिर जो वैन के ड्राइवर्स होते थे वो भी देख कर आते थे, तो वो कहीं कहीं की याद मौजूद है। बाकी सुल्तान खान थे, वो आते थे अक्सर पापा के जाने के बाद कुछ अर्सा। डायरेक्टर प्रोड्यूसर जी, डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी थे, और वो एक्टर भी थे सुल्तान अंकल। और उनका मर्डर हुआ था। उनका मर्डर हुआ था। हाँ, सुल्तान अंकल का था। उसके बाद आना जाना वो आते थे। कभी जमशेद अंसारी, जमशेद अंकल भी का आना जाना था, सलमान टी वगैरह ये लोग। लेकिन फिर जाहिर है हर किसी की मसरूफियात चले गए मुल्क से बाहर। हाँ, उसके बाद यकीनन फिर बैठक नहीं रही। फिर सुल्तान अंकल तो पापा के जाने के बाद भी आते थे मिलने के लिए, जब तक थे।
آتے تھے. وہ ان کا ہمارے ساتھ ایک Bonding تھی، ایموشنلی بچوں کی طرح باؤنڈنگ بالکل. بہت اچھی تھی, بالکل گھر کے فرد کی طرح. وہ بہت سپورٹیو رہے بڑے بھائیوں کے لیے بھی, شاہد بھائی, راہیل بھائی, اور ان کے ساتھ بہت زیادہ تھی, شاہد بھائی سے تو بہت زیادہ تھی. تو بس وہ اس کے بعد پھر پاپا چلے گئے تو ایک نارمل لائف. اس کے بعد پھر جب امی کی طرف سے, کیونکہ ننیال پورا ہمارا رائٹرز کا, امی خود رائٹر, تو پھر جب بڑے ہوئے تو پھر امی کو, دادی کو لکھتے ہوئے دیکھا. میری دادی آتھر تھیں, دادی کے بہت سارے ناولز اس زمانے کے. چوبارے کے نام سے ایک دادی کا ناول تھا, چہرہ مہرا تھا. وہ اپنے وقت کی مطلب جو پاکستان میں جو خواتین جنہوں نے ابتدا کی ناول کی, ان میں دادی کا شمار ہوتا ہے. اور دادی اپنے وقت کی وہ واحد خاتون تھیں جنہوں نے عالم فاضل اور ادیب عالم اور ادیب فاضل کیا ہوا تھا. نام بھی بتائیں ہمارے. ہماری دادی کا نام ہے خورشیدہ نظامی. خورشیدہ نظامی, ہاں رشیدہ نظامی. رشیدہ نظامی. ہمارے ہاں خورشید اور رشید دونوں تھے, تو دادا ہمارے رشید نظامی اور دادی ہماری رشیدہ نظامی. ارے ماشاءاللہ. تو ان کی وہ بچپن میں جو طے ہو جاتی ہیں وہ اس طرح سے تھا, تو نام بھی اسی حساب سے رکھے جاتے تھے اس زمانے میں. اللہ اکبر. تو وہ ہے رشیدہ نظامی ہماری دادی. ماشاءاللہ. اور پھر والدہ کا کیا حوالہ رہا؟ امی رائٹر. امی نے شروع میں تو کافی مختلف جابز وغیرہ کرتی رہی. ڈرامے بھی لکھے والدہ نے؟ امی نے بہت سارے ڈرامے لکھے. امی تھوڑا سا بتائیں ہمارے دیکھنے والے. امی کا ایک ڈرامہ بہت مشہور جو جیو کہانی جب شروع ہوا ہے اس وقت امی کا تھا ایک ڈرامہ جو پہلا تھا, اس کا نام یہاں پہ ہم کٹ کر کے لیں گے. نہیں کٹ نہیں کریں گے, کٹ نہیں ہوتا ہے. اب آپ سوچیں, جب یاد آ جائے گا تب بتائیں گے. امی کا پی ٹی وی سے بہت سارے ڈرامے تھے جس میں امی کا کالج بہت فیمس ہوا. امی کا ایک بنارسی دوپٹہ تھا وہ بہت فیمس ہوا. پھر اسی طرح آنگن کے پھول تھا, اور ایک بہت زیادہ جو فیمس ہوا وہ تھا بیچاری پی ٹی وی سے. وہ خرم نظامی چھوٹا بھائی اور امی ان دونوں نے مل کے لکھا تھا. اسی طرح کڈن وہ بھی امی کا اور خرم کا تھا. منجدھار تھا. تو پی ٹی وی اور جیو ٹیلی ویژن سے امی کے زیادہ کام کیا امی نے. یقیناً بھائیوں کو بھی کچھ نہ کچھ تو ٹرانسفر ہوا ہوگا, لیکن کیا بنارسی دوپٹہ آپ کے حصے میں آیا؟ نہیں, بنارسی دوپٹہ میرے حصے میں نہیں آیا. میرے حصے میں جو امی کی طرف سے آیا وہ پہلا ڈرامہ تھا جو امی کا میری طرف آیا, وہ تھا بیچاری. نہیں, آپ نے کس ڈرامے سے انسپائریشن لی؟ انسپریشن وہ تھا امی کا سلمہ کی گلی. سلمہ کی گلی وہ انڈس ویژن کے لیے تھا, اور فرحان تجمل اس کے ڈائریکٹر تھے, پروڈیوسر تھے یہ لوگ. اس وقت پھر میں نے امی سے, اس زمانے میں میں نے امی سے سیکھنا شروع کیا. صحیح. میرے استادوں میں امی, شاہد بھائی اور خرم. اور آج بھی میں کہیں پھنستی ہوں. آپ بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہیں یا نہیں؟ مجھ سے چھوٹے خرم. ٹھیک ہے. خرم اور ایک بہن مجھ سے چھوٹی ہیں, باقی 3 بھائی اور 1 بہن بڑے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس دوران جب آپ نے کالج میں قدم رکھا اور یہ سارے گھر کا ماحول ایسا تھا, تو پھر فاطمہ ثریا بجیا نے آپ کا ہاتھ نہیں پکڑا کہ آؤ چلیں؟ نہیں, بجیا سے صرف سفید بال ہم پہنچے, باقی بجیا سے اتنا ملاقات نہیں ہے. ایک آدھ کہیں. حسینہ آپا نے کبھی نورالہدیٰ شاہ نے نہیں کہا کہ بھائی تم اتنے جو ہے وہ اچھے گھر کی لڑکی ہو, تمہاری اردو اتنی صاف ہے, اتنی شستہ اردو بولتی ہو, آ جاؤ تمہیں ڈرامے میں ایکٹ کرائیں؟ یا رجحان نہیں تھا یا کوئی ریسٹرکشنز تھیں؟ نہیں, ریسٹرکشنز تو ہمارے یہاں کوئی بھی نہیں تھیں, کیونکہ پوری فیملی, کیونکہ شاہد بھائی بھی ڈائریکٹر, پروڈیوسر, ایکٹر اور رائٹر, اور خرم بھی رائٹر, ڈائریکٹر. خرم بھی کچھ چیزوں میں انہوں نے ایکٹنگ کی. پھر جو میرے بھائی ہیں راہیل بھائی میوزک ڈائریکٹر ہیں, لیکن انہوں نے بھی ایکٹنگ کی کچھ جگہ پہ, انہوں نے بھی کیا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کچھ نہ کیا ہو ایکٹنگ کے نام پر. کچھ تو کیا ہے, مطلب میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کیا ہے آپ نے. ایکٹنگ کے نام پر ایک جو آئی ڈیز بنتی ہیں, ہم ایک رمضان ٹرانسمیشن کر رہے تھے اب تک نیوز کی, اس میں ہمیں ایک برانڈ تھا ان کا, ہم ایک سیگمنٹ کرتے تھے چھوٹی سی نیکی. تو وہ چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس ہوتے تھے, چھوٹے چھوٹے, ہم اس میں جیسے اسکٹس ہوتے ہیں اس طرح سے بناتے تھے. اس میں میں نے ایک دادی اماں کا کریکٹر کیا تھا. صرف بالوں کی سفیدی کی وجہ سے؟ ہاں, بالوں کی سفیدی کی وجہ سے. اور دوسرا ایک انہی کے چینل کا ہی جو رمضان گیت ہوتا ہے
उसमें भी दादी अम्मा का कैरेक्टर किया वाह, था। वाह, तो वो बचपन से दादी अम्मा हूँ। वाह, मतलब वो हमने ये सुना है, पढ़ा है कि जब पाकिस्तान टेलीविजन का दौर था तो उस वक्त वो बूढ़े कैरेक्टर के लिए बूढ़ा आदमी नहीं ढूंढते थे, वो कबीर खान को ही पकड़ते थे, उनके बाल वाइट करते थे और बोला आप ही हैं। तो वो बकौल कबीर खान के कि मैं 25 साल से ही बूढ़ा हो गया था। हाँ। तो यही आपका हवाला है। हाँ बिल्कुल यही हवाला। वो बाल जब सफेद होना शुरू हुए तो आपने 26-27 महसूस साल किया कि ये ग्रेसफुल लग रहे हैं तो आपने छोड़ दिए? हाँ, मैंने कहा ये अल्लाह मियां ने दिए तो इसको संभाल लो। सही है। पीरजादा साहब, जनाब। सर हवाला ये है कि एक लड़का आता है और कराची की अदबी फिजा में अपना जो है वो कलाम इतनी असर अंगेजी से पहुंचाता है कि लोग गर्विदा हो जाते हैं। तो ये कैसे शुरुआत होती है इस नौजवान के इस अमल की? यकीनन हम आपसे आपकी डॉक्टरी पे भी बात करेंगे, लेकिन अब नस्र से निकले हैं तो नज्म की तरफ आएंगे। असल में ये अदबी फ़िज़ा की जो आपने बात की ये लोगों के लिए नई होगी, लेकिन मेरे लिए ये नई नहीं है। उर्दू शायरी से भी मोहब्बत मेरी पुरानी है, जैसे सिंधी शायरी से। मेरी सिंधी में 4 मजमूए शाया हो चुके हैं। माशाअल्लाह। तो ये कोई, मैं जब फर्स्ट ईयर इंटर का लड़का ही था तो मैंने लड़के तो मैं और आप ही किस बात पे कौन सा आपके क्रॉस पोस्टिंग कर रहे हैं? नहीं, हम तो लड़के ही कह रहे भाई। ये सफेद बाल सिर्फ हमें मिले, आप भी लड़के चले। तो उस दौरान मैंने शेख खयाज को पढ़ना शुरू किया, सिंधी के अजीम शायर हैं, और साथ ही साथ मैंने फैज साहब और बाकी उर्दू शोरा को भी पढ़ा। मतलब फैज और शेख अयास का मतलब ये है कि आपने रोमांस और मज़ाहिमत को दोनों को साथ लेकर पढ़ना शुरू किया। बिल्कुल, यही से मेरी तरबियत हुई। वाह वाह। रोमांस मेरे लिए भी इनकलाब है और इनकलाब भी एक रोमांस है। वाह। ये दोनों अलग चीजें नहीं है, ये दोनों साथ साथ चलती है मेरे लिए। रोमांस और इनकलाब जो है वो बहुत सारे शोरा ने अपने साथ जोड़ा है। साहिर लुधियानवी उनमें है, फराज ने बड़ी बात की, फैज के पास है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। लेकिन डायरेक्टर साहब, क्या ये मुमकिन है कि चाय आ जाए और हम चाय ना मांगे? तो इस वक्त जो है हम आपकी इजाजत से ब्रेक लेने जा रहे हैं। नाजरीन, हमें चाय की खुशबू आ गई है और अनवर भाई की कदमों की चाप जो है वो महसूस हो रही है। तो यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और चाय हमने पी ली है, तवानाई हमें आ गई है, एनर्जी आ गई है। इस एनर्जी के साथ जा रहे हैं वापस अपने भाई की तरफ। आपने कहा इनकलाब, आपने कहा रोमानवियत, ये अगर यकजा हो तो फिर आपका असल शायर जो है वो बाहर आता है। फैमिली बैकग्राउंड में यकीनन कुछ हवाले रहे होंगे, लेकिन आदमी में अपना जौहर भी होता है। तो कहाँ ये जो है वो फ़ायदा देती हैं फैमिली की चीज़ें, और कहाँ सेल्फ हवालों में ख़ुद को निखारना होता है? चलें, फैमिली बैकग्राउंड मिलना भी एक खुशकिस्मती है, सबको वो नहीं मिलता। मैंने आंख खोली तो मेरे सामने अदबी माहौल था। मेरे मामू, कुछ चचा, कुछ जो कज़न्स थे वो लिख रहे थे उस वक्त, और ठीक ठाक नाम भी था सिंधी शायरी में उनका, माशाअल्लाह। लेकिन एक हद तक तो वो आपको फ़ायदा देती हैं चीज़ें, इनकरेज करती हैं, लेकिन आपका अपना एक लगाव होना ज़रूरी है। आपकी उस शेर व अदब से मोहब्बत कितनी है, वो आपको फिर रास्ता, अंदर आग कितनी है, अंदर लगन कितनी है, बॉर्न टैलेंट जो है, शायर बनाया नहीं, क्रिएट नहीं किया जा सकता। माहौल तो वो सबको मिला है, जो मेरे कज़न थे, मेरे भाई बहन थे, उनको भी मिला, लेकिन वो नहीं बन सके। शायद उनमें वो तड़प नहीं थी, वो जस्तजू नहीं थी इस तरफ आने की, मुझ में थी तो मैं निकल आया।
अच्छा, वो जो तड़प का आपने हवाला दिया, तो पहली तड़प जो है वो कब जागी? कौन सी लड़की थी? महल्ले की थी, स्कूल की थी, कॉलेज की थी? नहीं, लड़की भी एक, यानी उसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जाता, ये भी जो है ये तो एक तौहीन होगी। लड़की, अगर लड़की को नजरअंदाज कर देंगे, आप गलत कह रहा हूं तो मुझे बताइएगा। लड़की खुद ये बात बर्दाश्त नहीं करेगी भाई, ये कौन सी बात है, हम लोग नहीं, नजरअंदाज वो भी कर थी, दिया। लेकिन मैंने जो शुरू में कहा कि शेख अयाज को पढ़ा, अच्छा। तो शायरी खुद एक मोहब्बत थी मेरे लिए। अच्छा, पहली मोहब्बत जो है वो शायरी से कर ली? जी जी, पहली मोहब्बत मेरी शेख अयाज की शायरी से। वाह 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 वाह। तो उसमें जो मैं देख रहा था कि शेख अयाज जो महबूब से शेर कह रहे हैं, उनसे मुखातिब होके क्या कह फिर रहे हैं? वो मैंने अपने इर्द गिर्द ढूंढनी शुरू की वेरी गुड। पहली मोहब्बत शेख अयाज की शायरी से। शायरी से। दूसरी कौन? फिर वो मोहल्ले की एक लड़की थी, महल्ले की लड़की को देखकर पहला शेर जो आपने लिखा वो हम अपने नाज़रीन वो को इस वक्त सुनाएंगे। मुझे याद नहीं है, वो कोई टूटा फूटा कोई नहीं, शेर लेकिन होगा। भाई हम यकीनन वो तो नौ उम्री का शेर है, तो हो सकता है वो वजन में भी ना हो, वजन में बाकी भी ना। लेकिन उसका जो थीम था वो क्या था? थीम ये था कि तुम ये जो मेरे कुर्ते को बटन लगा रही हो, सिलाई कर रही हो, ये मेरे दिल को भी जैसे तुम अरे वाह, वाह, वाह क्या वाह बात वाह, क्या बात वाह, है, वाह, क्या क्या बात है। मतलब आपने जो कुर्ते को बटन लगाया है, कशीदाकारी होगी कशीदाकारी, पूरी। वो दिल मेरे में दिल सीख पे लिया भी कशीदाकारी कर वाह, दी है वाह, तुमने। वाह वाह, मोहब्बत की वाह कशीदाकारी। वाह वाह। फिर कैसे मामलात को आगे आगे लेके चलता है मेरा भाई? कैसे और घर की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं मिया, या शायरी वायरी क्या चीज होती है और ये तो कोई अच्छा, कोई काम मुझे नहीं है? घर से बड़ा सपोर्टिंग एक माहौल मिला। सही। यानी मेरे भाई बहुत मेहनत करते थे और मुझे उन्होंने कभी यानी फोर्स नहीं किया कि तुम ये करो। मेरा काम था कि भाई तुम पढ़ो। अच्छा, पढ़ने लिखने वाला हाँ, बच्चा। पढ़ने लिखने वाला बच्चा। सही। और वो मैं जब शेख अयाज की किताब पढ़ता था, वो भी समझ रहे होते थे कि ये शायद कोर्स की ही किताबें पढ़ रहा है। तो ये फायदा हुआ मुझे कि मैं किताबों के हवाले था, बाकी वो मेरे भाई बाप जो है वो फील्ड के लोग थे, वो काम करते थे। मेरी अम्मी जो है वो हेड मिस्ट्रेस थी। हाँ, और उनका काम ये था कि जब वो टीचर हुई तो हमारे स्कूल, यानी गांव में स्कूल नहीं था, तो उन्होंने हमारे घर को ही स्कूल करके काम शुरू कर दिया। क्या बात है। और मेरी तरबियत उसी आधा दिन स्कूल में ही, आधा दिन वो घर था। वेरी तो गुड। यही इसी तरह मेरी परवरिश हुई। और अम्मी का जाहिर है बहुत बड़ा रोल है मेरी परवरिश में, बाप से ज्यादा, क्योंकि एक होते हैं ना डैड्स चाइल्ड, एक होते हैं मॉम्स चाइल्ड, तो मैं मॉम्स चाइल्ड ज्यादा हूँ। सही। तो इसलिए वो शायरी और ये निस्वानियत और ये तहजीब और ये चीजें मुझ में ज्यादा आ गई अम्मी की तरफ से। अम्मी की तरफ से वो तहजीब और शाइस्तगी का हवाला जो था, जब आप मैं 7 बहनों और एक वालिदा के साथ पलकर जवान हूँ। माशाल्लाह। मेरे वालिद साहब का भी इंतकाल हुआ तो मैं बहुत छोटा था, तो घर में मर्द के नाम पर वो एक छोटा सा बच्चा था। 7 बहनें, 7 बहनों के बाद मैं पैदा हुआ। तो फिर वो जो है, मैंने भी हर एरा को देखा है औरत के। तो मैं बहुत सारी चीजें जब अपनी शायरी में लिखता हूँ, हाँ। तो वो लोग कहते हैं कि तुम कैसे लिखते हो, तो मैंने कहा कि मैं लिख सकता हूँ इसलिए लिखता हूँ। औरत की मजबूती नजर आती है उसमें। बिल्कुल। वो आप भी अपना कलाम निकालें, आप जब आप ही से वापस आऊंगा तो आपसे सुनेंगे। अभी मेरा एक शेर है कि माँ के ऊपर, के बहरे जिंदगानी में वाह रहनुमा तो होती है, वाह बहरे जिंदगानी में रहनुमा तो होती है, माँ खुदा नहीं होती, वाह वाह वाह। ना खुदा तो होती है। वाह वाह वाह। आपकी अगर कश्ती मझधार में आती है तो वही अल्लाह के हुक्म से पार लगाती है, क्योंकि माँ के बाद के मामलात बहुत मुश्किल हो जाते हैं। बहुत मुश्किल। आप वालिद साहब चले गए अमेरिका, बिल्कुल। यकीनन वो हालात ऐसे थे कि रोजगार के सिलसिले में ही आदमी यहाँ से निकलता था, बाकी मामलात होते थे। पीछे बच्चे हैं, वालिदा का कितना असर रहा आपके तरबियत पे? 100%। 100%। 100% अम्मी का ही रहा। तो बस जो पहनावे से लेके बात करने तक और सोचने से लेके उस पे अमल करने तक सब अम्मी हैं। हम सब बहन भाई हमारी अम्मी हैं। वाह 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 वाह। अच्छा, हम सब बहन भाई भी हमारी अम्मी ही है। सब में वही क्योंकि बहुत अग्रेसिव थी हमारी वालिदा, तो सब में वही टच है, बहनों में भी। और अच्छा, आज मेरे ख्याल से हम तीनों जो है वो मॉम्स चाइल्ड moms child बैठे हुए हैं। नहीं, हमारी अम्मी बहुत शाइस्ता थी
मोहब्बत करने वाली, तो अम्मी ने हमें मोहब्बत करना सिखाया। हम जिससे मिलते हैं वो इस हवाले से हमें याद रखते हैं कि हाँ, एक मोहब्बत करने वाली फैमिली। बिल्कुल। वो आप हमारे भाइयों से मिलें। मेरी माशाल्लाह दोनों बहनें हाउसवाइफ हैं, तो बहनों का भी यही है। वो छोटी बहन मेरी टीचर है, बड़ी बहन हमारी प्रॉपर हाउसवाइफ हैं, तो वो भी वैसी हैं। वो उसको तो हम कहते ही अम्मी हैं, वो हमारी बिल्कुल देखने में, चलने में, बात में वो हमारी अम्मी है। दूसरी हाथ उसके हाथ बिल्कुल अम्मी जैसे हैं। अच्छा तो वो हम लोग अम्मी जैसे हैं। सर कुछ अता कर दें, सुनाएं हाँ, ताकि कुछ माहौल बने, फिर आप ही से भी सुनेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जो नस्र कह रहा है उसने नज्म में कुछ ना लिखा कुछ ना कुछ तो किया निकालें अभी, आप भी निकालें जब तक कार्रवाई यहाँ चल रही है। ये चांद बदल सा जाता है, हाँ हाँ, संसार बदल सा जाता वाह है। वाह। वाह 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 वाह। ये चांद बदल सा जाता है, संसार बदल सा जाता है, हर चीज बदल सी जाती है जब यार बदल सा वाह जाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह वाह ये वाह। चांद बदल सा जाता है, संसार बदल सा जाता है, हर चीज बदल सी जाती है जब यार बदल सा जाता है। वो प्यार न पाकर कातिल है, मैं प्यार न पाकर शायर हूँ। वाह 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 वाह। वो प्यार न पाकर कातिल है, मैं प्यार न पाकर शायर हूँ। कुछ लोगों का एक सदमे में किरदार बदल क्या सा कहने, जाता है। क्या कहने, वाह 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 वाह। वो प्यार न पाकर कातिल है, मैं प्यार न पाकर शायर हूँ। कुछ लोगों का एक सदमे में किरदार बदल सा जाता वाह। है। तुम कोई वजाहत मत करना, तुम कोई शिकायत मत करना। तुम कोई वजाहत मत करना, तुम कोई शिकायत मत करना। हम जैसे छोटे लोगों का ये प्यार बदल सा जाता आहा, है। भाई क्या हस्बे हाल है, माशरे की सही अक्कासी हो रही है। तुम कोई वजाहत मत करना, तुम कोई शिकायत मत करना। हम जैसे छोटे लोगों का ये प्यार बदल सा जाता है। हर चीज बदल सी जाती है जब यार बदल। क्या वाह, कहने, वाह, क्या क्या बात कहने, क्या कहने भाई, वाह 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 बहुत वाह 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 वाह। जी आप ही क्या निकाला आपने? हाँ, कुछ तो निकाला होगा। बहुत पुराना है एक नज्म, अभी तो निकल कुछ भाई, भी नहीं रहा। जो भी पता नस्ल होता लिखता तो है- निकाल के लाते कुछ। जो भी नस्र लिखता है वो नज्म और नसरी नज्म एक हवाला बन हाँ, गया है, बिल्कुल। तो यकीनन अता कर दें। चले हम भी सुने, ये है कोई 20-25 साल पहले यानी जब आप 11-12 शुरू के साल दौर की में, थी। हाँ उस वक्त जब चलना शुरू किया था, जब जबान लगी थी आहा, उस वक्त के थकन से चूर बदन में जिंदगी सरसराती है, थकन से चूर बदन में जिंदगी सरसराती है। कहीं फिर से तुमसे मिलें उम्मीद उमंड आती है, वाह थकन से चूर बदन में दिल भी धड़कता है, अरमान जन्म लेते हैं, वाह रात नया सपना दिखाती है, थकन से चूर बदन में। वाह। और यह है कि दश्त जैसा रिश्ता सहरा जैसा तपता है, हर एक मौसम अपने अंदर दिखता है, वाह थकन से चूर बदन में। वाह 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 वाह। इसके बाद अल्लाह जाने क्या कहा था, याद नहीं आता। जब जब फैमिली गैदरिंग्स होती थी, हाँ। और वहाँ पे ये सारे मामलात होते थे, पता चलता था कि जी आपकी फैमिली आ रही है, वहाँ कितना कितना लोगों का जो है हवाला था प्रोटोकॉल देने का, या वो अच्छा होंगी खालिद निज़ामी की बेटी। नहीं, वो हम लोग सब आदी थे इन सब चीज़ों के, क्योंकि ननिहाल में हमारे मामू राइटर, खालाएं राइटर, मामू की औलाद एक्टर एक्ट्रेसेस, और खाला दोनों खाला राइटर, फिर उनकी बेटी राइटर, फिर उधर से डायरेक्टर, एक खाला के बेटे डायरेक्टर, दूसरी खाला के बेटे। तो वो ननिहाल हमारा पूरा, ददियाल में हम लोग सब बहन भाई हैं। हमारे ददियाल में हम, क्योंकि जॉइंट फैमिली था, तो वो कज़न्स वाला कोई सिलसिला ही नहीं था, बल्कि महल्ले के लोग, उनको बताना पड़ता था, नहीं भाई ये फुप्पी का बेटा, ये हमारा सगा भाई है। अच्छा, तो वो हम एक घर में पले बढ़े, इसलिए हमारे यहाँ वो वाला सिस्टम कहाँ है रिहाइश नहीं। थी? PCHS PCHS? ब्रॉटअप हमारा PCHS का है। अच्छा, हाँ, मेरी हम लोग- अभी रिहाइश PCHS ब्लॉक 2 में है, अच्छा। नूरानी कबाब के सामने। कोई दोस्त अगर बुलाना चाहे नूरानी तो बुला ले, मुझे जब चाहे बुला ले। अदा ये जो सारा सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद कहाँ जाके चीज़ें आपको नज़र आना शुरू होती हैं कि हाँ कोई शायर जो है वो बाकायदा डेवलप हो रहा है, डेवलप हो सकता है?
کہاں کن اساتذہ کے ساتھ جو ہے بیٹھنے کا اتفاق ہوا, ان کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں جب شیئر کی تو انہوں نے بیک اپ کیا؟ شروع میں مجھے اپنی ہی فیملی میں, جو میں نے آپ کو بتایا کہ میرے ماموں تھے, چچا تھے, تو جب انہوں نے میری شروع میں شاعری سنی, اور ابتدائی شاعری آپ نے بتایا سندھی شاعری تھی, تو انہوں نے انکریج کیا کہ تم اچھا لکھ رہے ہو, لکھو, اور پھر تھوڑا حوصلہ بڑھا. پھر مجھے اصل میں لوگ اچھے مل گئے. یہ بڑا یہ خوش قسمتی ہے کہ صحیح اور اچھے لوگ, انکریجنگ لوگ آپ کو مل جائیں. پھر میری تو پھر ملاقات شیخ ایاز سے بھی ہوئی. اچھا, ماشاءاللہ. جو میرا خواب تھا کہ میں ان سے ملوں, اور ان سے ملاقات بھی ہوئی, اور انہوں نے سراہا بھی مجھے. اور استاد کو جب شعر سنا رہے تھے تو وہ فیلنگز کیا تھیں؟ نہیں, وہ میرا خواب, جیسے کہتے ہیں نا ڈریم کمنگ ٹرو, تو ویسے ہوا. پھر سندھی میں امداد حسینی نے بہت کافی باریکیاں بتائیں شعر کی کہ وزن کیا ہے. شیخ ایاز سے تو اتنی طویل ملاقاتیں نہیں ہوئیں, ایک ہی 2 دفعہ صرف ملاقات. لیکن امداد حسینی استاد جو ہے ان کا بڑا رول ہے, ان سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا. صحیح. باقی ان کے بعد پھر ظاہر ہے اردو شاعری سے بھی مجھے محبت تھی, تھوڑا بہت لکھتے تھے, تو پھر وہ کبھی میں نے سحر انصاری کو سنا دیا, کبھی انور شعور کو. یہ بڑے نام ہیں. جی بالکل بڑے نام, یہ اساتذہ ہیں اس وقت جو ہے نا. اور سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ یہ جو 2 نام آپ نے لیے, یہ آپ کو بتاتے بھی ہیں, سکھاتے بھی ہیں, سمجھاتے بھی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور ایسا ہی ہوا. یعنی انہوں نے نہ صرف سنا, اور جہاں کچھ تبدیلی کچھ اشعار کی یا لفظ کی ہونی چاہیے تھی, انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے سمجھا. ایک ہوتا ہے نا, آپ یعنی اسٹریٹ اوے اسے کہہ دیتے تمہیں آتا ہی نہیں ہے. نہیں, جو ہمارے اب میں مڑ کے پیچھے دیکھ رہا ہوں تو وہ میری غلطیاں تھی. لیکن انہوں نے غلطی نہیں کہا, انہوں نے کہا کوشش اچھی ہے اور یہ کرتے رہو, اور تھوڑا الفاظ چینج کر لیے تو شعر کہیں سے کہیں پہنچ گیا. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہو گیا. بالکل ایسا. تو باقی یہ سارے دوست آپ جیسے لوگ ہو گئے, خالد معین ہو گیا, جاوید صبا ہو گئے, یہ سارے ان سے جب مجھے تھوڑی یعنی پذیرائی ملی, انہوں نے حوصلہ بڑھایا, تو پھر میں نے سمجھا کہ شاید یہ کام بہتر ہو رہا ہے. اس لیے میں نے پھر تقریبوں میں بھی آنا شروع کیا, آپ نے بھی سنا, سب لوگوں نے بس محبت دی. وہ حوالے جو شاعری سے جڑے, تو کن استادوں کو پھر اس کے بعد پڑھا, باقاعدہ پڑھا اور انسپائریشن لی؟ شروعات تو میں نے شیخ ایاز اور فیض سے کی. پھر میں نے غالب کو پڑھا. غالب پڑھا, اور پھر جو ہے کافی, پھر تو سارے پڑھے, پروین شاکر, فراز, میر کو ڈھونڈ کے پڑھا, کیونکہ میر اس وقت میں جب لاڑکانہ میں تھا تو ان کی کتابیں کم ہی ملتی تھیں. تو پھر, اور نیٹ کا زمانہ نہیں تھا اس وقت, تو یہ کوئی 8, 10, 15 سال پرانی بات ہے. تو پھر میر کو بھی ڈھونڈ کے پڑھا, ان کا تو ظاہر ہے الگ ہی ایک مقام ہے. میر تو پھر اس کا, پھر میں نے جون ایلیا کو بہت یعنی غور سے اور دل سے پڑھا. واہ. اور یعنی پھر یہ ہوا کہ جون کی جو کتابیں ان کے انتقال کے بعد پہلی چھپی یعنی, تو میں نے جو وہاں کوئی ای میل ایڈریس تھا اس پہ اس کے لیے یعنی ایک ریویو لکھ دیا ای میل پہ. تو انہوں نے خود, جو پبلشر تھے ہمارے خالد احمد انصاری, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, اور ابھی تک میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے, اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا. اور باقی جو بھی ابھی تک جون کی کتابیں آئی ہیں, وہ چھپنے سے پہلے وہ مجھے دکھاتے ہیں کہ تم جیسے کہ شاعر ہو, وزن بہر جانتے ہو, تو دیکھ لو کہیں میں غلط ٹائپ تو نہیں کر رہا ہوں. تو یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ جون کی کتاب, جون کا کلام چھپنے سے پہلے مجھے مل. واہ 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 واہ. ابھی غالب سے جون تک ایک عجیب معاملات ہیں. نوجوان جو ہیں, اس دور کا نوجوان غالب سے انسپائر ہوا, آج کا نوجوان جون سے انسپائر ہے. بڑا بیچ میں بہت شاندار شعراء آئے ہیں, لیکن جو جون اپنا اثر چھوڑ کر گیا ہے, وہ جون کے خراج تحسین میں مجھے اپنے 2 شعر یاد آ گئے. پھر میں بھی اپنا سناتا ہوں. ہاں, میں آپ کی اجازت سے, کہ جنونیت کے ہے رستے پہ انتہا کی طرف. واہ. جنونیت کے ہے رستے پہ انتہا کی طرف, کوئی نہیں جو ہمیں لے چلے خدا کی طرف. واہ 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 واہ. کوئی نہیں جو ہمیں لے چلے خدا کی طرف,
اور ہرا کے غار سے ہو کر چلیں تو بہتر ہے. واہ واہ. ہرا کے غار سے ہو کر چلیں تو بہتر ہے, یہی تو راستہ سیدھا ہے کربلا کی طرف. کیا بات. یہی تو راستہ سیدھا ہے کربلا کی طرف, اور یہ کائنات کئی راز اس پہ کھولتی تھی. واہ, یہ کائنات کئی راز اس پہ کھولتی یہ کائنات کئی راز اس پہ کھولتی تھی, وہ جان ایلیا تکتا تھا جب خلا کی طرف. واہ 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 واہ. تو جو کچھ جان نے کہہ دیا. ابھی حسن اتفاق یہ ہے کہ ایک دفعہ یعنی جان ایلیا کی برسی کا دن تھا 8 نومبر, تو فیس بک پہ پوسٹیں چل رہی تھیں آج جان ایلیا کی برسی ہے, تو جیسے مجھے خود جان ایلیا نے کان میں کہا, جو پھر میں نے لکھ لیا اور ابھی تک وہ جان ایلیا کے نام سے شعر چل رہا ہے. بھائی سبحان اللہ عطا کر دیں. یہ جانی کیا آج میری برسی ہے, یعنی کہ آج مر گیا تھا میں. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. اچھا یہ منسوب انہی سے آج میری برسی ہے, یعنی کیا آج میری برسی, یعنی کیا آج میری برسی ہے, یعنی کہ آج مر گیا تھا میں. تو میں نے یہ لکھ لیا اور اس کے بعد ابھی تک دیکھیں فیس بک والے اور دیگر سوشل میڈیا والے پسی کر لیں, شعر جو ہے وہ جان کے لیے ہے, جان کے ٹریبیوٹ میں ہے, اور دونوں لفظ جو ہے نا وہ جان سے منسوب ہے, جانی بھی اور یعنی بھی. لیکن شعر جو ہے یہ ڈاکٹر مسرور پیرزادوں کا ہے. اور مطلب کچھ سنا رہے تھے آپ اس کے علاوہ؟ رومانس انقلاب کی بات ہو رہی ہے. رومانس انقلاب کا جو حوالہ ہے, غزل کا حوالہ ہے, وہ ہم سنیں گے بریک کے بعد. اچھا, ابھی آ گیا ہے بریک کا وقت, اور ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, ابھی حاضر ہوتے ہیں. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, بریک سے واپس آ گئے ہیں. بات ہو رہی تھی جان کی, بات ہو رہی تھی جان ایلیا کی, بات ہو رہی تھی استاد کی, بات ہو رہی تھی ایک ایسے شاعر کی جس نے بہت گہرے نقوش چھوڑے ہیں. جان کی جو غزل ہے بالکل ایک الگ رخ اختیار کرتی ہے. میر سے جو کام شروع ہوا, پھر غالب کا حوالہ ہے, یقیناً میری انسپائریشن نذیر اکبر آبادی سے ہے, دیوانہ آدمی کو بناتی ہیں روٹیاں. تو حضرت صاحب آج کی غزل جو ہے وہ جان سے انسپائر ہے. آج کا شاعر جو ہے بالکل ویسے تو مطلب کیا کہنا چاہیے کہ شک نہیں, جان کو اگر آپ نے ٹھیک سے پڑھ لیا تو پھر آپ کو یعنی بھی سمجھ میں آ جائے گا اور جانی بھی سمجھ میں آ جائے گا. سبحان اللہ. کچھ عطا کر دیں. زمانے سے نبھانا پڑ رہا ہے, آہا, محبت کو گنوانا پڑ رہا ہے. ہائے ہائے ہائے, زمانے سے نبھانا پڑ رہا ہے, اس لیے محبت کو گنوانا پڑ رہا ہے. مجھے تم سے محبت ہے میری جان, آہا, ستم ہے یہ بتانا پڑ رہا ہے. کیا بات ہے. مجھے واقعی ستم ہوتا ہے کسی کو یہ بتانا پڑے. ابے بھائی سمجھنا یار, کیوں سمجھدار کیوں نہیں ہے لوگ. مجھے تم سے محبت ہے میری جان, ستم ہے یہ بتانا پڑ رہا ہے. میں تم سے روز جو ملنے لگا ہوں, آہا, میں تم سے روز جو ملنے لگا ہوں, تو پیچھے کیوں زمانہ پڑ رہا ہے. واہ واہ, میں تم سے روز جو ملنے لگا ہوں, تو پیچھے کیوں زمانہ پڑ رہا ہے. بچایا آندھیوں سے جن دیوں کو, آہا, بچایا آندھیوں سے جن دیوں کو, اب ان کو خود بجھانا پڑ رہا ہے. بچایا آندھیوں سے جن دیوں کو, اب ان کو خود بجھانا پڑ رہا ہے. کہا تھا عشق میں مر جاؤں گا میں, کہا تھا عشق میں مر جاؤں گا میں, سو اب مر کے دکھانا پڑ رہا ہے. کہا تھا عشق میں مر جاؤں گا میں, سو اب مر کے دکھانا پڑ رہا ہے. بہت اچھا ہے جی, واہ 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 واہ. چھپا کر اشک اپنے اس جہاں سے, چھپا کر اشک اپنے اس جہاں سے, یہاں سب کو ہنسانا پڑ رہا ہے. ہائے 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 ہائے. یہاں آئے مگر اب جا رہے ہیں,
यहाँ आए मगर अब जा रहे हैं। बहुत महंगा ये आना पड़ रहा है। वाह 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 वाह। नहीं दुनिया में लगता दिल हमारा, मगर दिल को लगाना पड़ रहा है। जो बात है, नहीं दुनिया में लगता दिल हमारा, मगर दिल को लगाना पड़ रहा है। तेरे नजदीक आने के लिए ही, तेरे नजदीक आने के लिए ही मुझे दूर जाना पड़ रहा है। क्या बात है, वाह 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 वाह। जमाने से निभाना पड़ रहा वाह है, वाह वाह। मोहब्बत को गंवाना। क्या कहने, क्या कहने, बस, क्या बस, कहने। बस। मोहब्बत कितनी जरूरी है? मोहब्बत के बगैर कुछ भी नहीं है। दुनिया है ही मोहब्बत की वो दूसरी एक तस्वीर। पुराना गीत मेरे जहन की गुलाम गर्दिशों में भटक रहा है। मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं। वाकई ऐसा है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अगर अल्लाह ताला को मोहब्बत ना होती तो कायनात भी तख्लीक ना की जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये मोहब्बत कुन है, और हम जो मौजूद हैं, हमारी मौजूदगी वो फयाकुन है। बहुत ही खूबसूरत बात है। और यही मोहब्बत जो है वो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को भी उसी तरह अता की है। तो कितने कितने लेटर मिलते थे कॉलेज लाइफ में? अल्लाह जाने कितने मिलते थे हमें, तो हम हमने तो कौन से गिने? हमने कौन से गिने। और लेटर मिलने की वो नहीं, हम तो भाई मशहूर थे कि भाई इनके बहुत सारे भाई हैं, इनसे दूर रहना। अच्छा, बहुत सारे भाई इनके बहुत सारे भाई हैं, इनसे दूर रहना। तो वो हम तकरीबन हम 7 हमारे घर में भाई थे, माशाल्लाह। 3 हमारी फुप्पो के बेटे और 4 हमारे भाई, और उनमें हम 2 लड़कियां थी, मैं और मेरी बड़ी बहन। छोटी वाली तो इतनी छोटी थी कि अच्छा, छोटी वाली हमारी जो थी वो उनका ब्रॉटअप हमारी फुप्पो के यहाँ, वो की बेटी। तो हम 2 बहनें। अब वो नज़र तो सिर्फ हम 2 आ रही हैं, अब कौन नज़र रखेगा हम पे? आंखें ना निकाल दे हमारे भाई। अच्छा, क्या उस वक्त कोई टॉम बॉय टाइप फीलिंग नहीं आती थी आप में कि भाई इतने भाइयों की बहन हूं तो मैं ऐसे चौड़े होके चलूं थोड़ी? नहीं, ये वाली फीलिंग हमारी बड़ी बहन में थी। अच्छा। हाँ, मैं थी थोड़ी सी शाय, घर में रहने वाली, और हमारी बड़ी बहन थी वो साइकिल भी चलाती थी, और वो मतलब भाइयों के साथ उनका क्रिकेट खेलना भी होता था, मुझसे तो बैट भी नहीं उठाया जाता था कि किस तरह खेलें। तो ये वाली फीलिंग हमारी बड़ी बहन की थी। मैं घर में वो गुड़िया की शादी हो रही है तो वो उसमें बिरयानी भी पकवा रहे हैं, और वो उस तरह के मेरे खेल उस तरह के। तो मतलब कोई कबूतर जो है वो छत पर नहीं उतरा रुक्का लेके? नहीं, वो उससे पहले मार दिया जाता था। तो फिर ये जब मामले आगे चलते हैं, जब आप इंडस्ट्री में आ जाते हैं, हाँ। तो इंडस्ट्री में तो आप भाइयों का टैका नहीं है? नहीं, मेरे भाइयों ने मुझे कहा कि तुमने खुद करना है जो भी करना है। सही। तो मेरा मानना ये है कि अगर कुत्ता भौंक रहा है ना, तो पत्थर उठा के मैंने उसको मारना है। मैंने घर जाके भाई को नहीं बताना कि गली में कुत्ता भौंका मेरे ऊपर। सुभान अल्लाह। बहुत अहम बात की है, बहुत अहम बात की है नाज़रीन। और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हमारा ये शो देख रही हैं वो इस बात को समझें, इसकी गहराई को समझें। जी हाँ, तो फिर मैंने यही अपनाया कि जिसने जो बात की उसको उसी तरह का जवाब दीजिए, ताकि सामने वाले को आइंदा बात करते हुए लिहाज रहे। तो बस ये है, आज इसी वजह से ये एक तो हवाला ये होता है कि जो आवाज़ सगा कम न कोनंदिस गदरा वाली बात है कि वो जो कुत्ते भौंक रहे हैं उनको भौंकने दें आप अपने। लेकिन ये जो ग्रुपिंग है हर जगह हर शोबे में, इसने लिखने वाली एक लड़की ने इस खालिद को कितना नुकसान पहुंचाया या कितना फायदा दिया? कई जगह नुकसान भी हुआ, कुछ जगह फायदा भी हुआ। नुकसान ज़्यादा है क्योंकि मेरे लिए ये मशहूर हुआ था शुरू में कि मैं ज़्यादा न्यूज़ चैनल में काम किया, तो एक न्यूज़ चैनल की बंदी ड्रामा कैसे लिखेगी, जबकि मैंने शुरू किया था एक निजी चैनल से सराइकी में। मैंने सराइकी में ड्रामा लिखा, मैंने पश्तो में ड्रामा लिखा, और उसमें काफ़ी सारी शॉर्ट फिल्म्स लिखी। पश्तो में भी और सराइकी में भी? हाँ। मदर टंग क्या है आपकी? पंजाबी। अच्छा, अब्बा पंजाबी, 4 ज़बानें, और एक इनके अपने मुंह में ज़बान 5 हो गई। ये तो सुभान अल्लाह, कैंची सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई ये तो कैंची है ना भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पहला ड्रामा जो लिखा वो सराइकी में था। अच्छा। उसके बाद उसी चैनल से रोही टीवी, सराइकी चैनल, उससे मेरे 2 सीरियल और
उस पे कुछ किया काम, वहाँ से शुरू किया। और एक पश्तो था निजी चैनल, वो उनका इलाकाई, उस पे कुछ काम किया। फिर कुछ न्यूज़ चैनल से वाबस्ता रहे, जो रीएनैक्टमेंट शोज़ आते थे उसको रीएनैक्टमेंट को टेलीफिल्म का शक्ल में उसमें रेवोल्यूशन लेकर आई। तो वो जो एक होस्ट बैठ के या फिर वो एक नरेट जो हो रहा होता था, नरेशंस ख़त्म कर दी, पूरी स्टोरी एज टेलीफिल्म चलेगी। ठीक है। वो उसमें मैंने तब्दीली की। उसके बाद काफ़ी सारा काम करते करते फिर एंटरटेनमेंट की तरफ भी आई। उसी दौरान डॉक्यूमेंट्रीज़ भी की, काफ़ी सारी की। कॉरपोरेट सेक्टर में ज़्यादा काम किया, एड भी लिखे, इश्तिहारात वगैरह भी लिखे, बहुत कमर्शियल्स कम, भी लिखे, लेकिन हाँ वॉइस ओवर्स की, खुद काम भी किया। वॉइस ओवर्स की काम तो नहीं किया, इश्तिहार में नहीं, वो बस एक आध कुछ, तो कुछ वो क्या था? वो बस एक ब्रांड का, वही मैंने जो आपको बताया कि वो तो दादी तो बता चुकी हैं। इसके हाँ, अलावा बस कोई उसके इश्तिहार अलावा में काम नहीं किया? नहीं। लक्स के इश्तिहार नहीं, में? अच्छा, नहीं। नहीं, और कुछ भी नहीं, बस वो एक वो भी इत्तेफाक, वो भी हसीन इत्तेफाक था वो। चले, जिनको हमने टैलेंट बुलाया था वो हमसे कम टैलेंटेड थे, इसलिए वो हमें करना पड़ा। ये किसने डिस्कवर किया? आपने खुद किया? आपके नहीं, डायरेक्टर ने किया? मैंने तो प्रोड्यूसर ने आपको किया? बैठते ही कहा था मैं बहुत अच्छी हूँ। तो बस वो जब मौका वारदात पे से आला कत्ल गायब हो जाए तो भाई फिर कोई ना कोई तो वहाँ पे फंसेगा ना कि भाई ये हो सकता है तुम्हारी कैंची चली हो। ये इतने सारे टेलीविजन चैनल्स के साथ भी काम किया, ट्रांसमिशन भी की, हाँ। एक्टिंग की तरफ क्यों नहीं आई? वो कैमरा ऑन होते ही हम ऑफ हो जाते हैं। नहीं अच्छा, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि जो कैमरा जो है फेस करते हैं तो वो और शख्सियत उनकी और हो जाती है, कैमरे से हटकर होते हैं। तो जैसे इस वक्त कैमरा बंद है, कैसी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है आपके साथ, है ना? बहुत बिल्कुल सही है। हाँ। चलें जी, कुछ अता करें। तुम्हारे लब की तरह हो गुलाब नामुमकिन। हाय 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 हाय, तुम्हारे मीर साहब, मीर तकी मीर साहब की नजर, वाह वाह। तुम्हारे लब की तरह हो गुलाब नामुमकिन। तुम्हारे चेहरे सा हो महताब नामुमकिन। भाई क्या अच्छी रदीफ निकाली है लड़के, वाह वाह। तुम्हारे लब की तरह हो गुलाब नामुमकिन, तुम्हारे चेहरे सा हो महताब नामुमकिन। अभी वो इनकलाब और रोमांस की बात चल रही थी। वहां भी करो इनकलाब की कोशिश, वहां भी करो इनकलाब की कोशिश, वहां भी करो इनकलाब की कोशिश, जहां भी लगे इनकलाब नाम। क्या बात है, वाह 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 भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वहां भी करो, फिर पढ़ो, बहुत अच्छा शेर है। वहां भी करो इनकलाब की कोशिश, वाह। जहां भी लगे इनकलाब नामुमकिन। वाह। कहाँ है कैसे है वो ये सवाल मुमकिन है, कहाँ है कैसे है वो ये सवाल मुमकिन है, मगर सवाल इसी का जवाब नामुमकिन। हाय 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 हाय, कहाँ है कैसे है वो ये सवाल मुमकिन है, मगर सवाल इसी का जवाब नामुमकिन। वाह। इबादतों का भी साहिब सवाब है, लेकिन अच्छा है, इबादतों का भी साहिब सवाब है, लेकिन मोहब्बतों सा कोई हो सवाब नामुमकिन। वाह 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 वाह। इनकलाब वाला दोबारा पढ़ना भाई, वहां का शेर निकाला लड़के तुमने, वाह वाह वाह। वहां भी करो इनकलाब की कोशिश, जहां भी लगे इनकलाब नाम। क्या कहने। अभी आप ब्रेक में कुछ बात कर रही थी, कोई छोटी सी नज्म की आपने कोई मेमोरी में रिकॉल हो रही थी, हो गई नहीं? हाँ, वो चंद अशार थे, अता कर दें, सुनने वाले बैठे गए, हम ऐसे कशकोल लिए। बस उनका हम कशकोल भरते हैं अल्फाज से कि अल्फाज काबिल हैं, अल्फाज काबिल हैं, ये खुद में दम घोट के मार देने की जसारत रखते हैं। अल्फाज काबिल हैं। तो जिस वक्त मैंने ये नज़म फेसबुक पे पोस्ट की थी, अब मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ें याद अपनी नहीं होती हैं, तो उस वक्त एक साहब ने मुझसे इस बात पे बहस की कि आपने जॉन एलिया के हवाले से बात हो रही थी, तो जॉन एलिया ने की नज़म आपने अपने नाम से लिखी। काफ़ी देर हमारी बहस होती रही, मैंने कहा नहीं भाई, छोटी बहर में है, मेरी और भी चीज़ें हैं, कि जिस तरह मैंने एक नज़म कही थी कुछ अर्सा पहले
کہ میں کچھ دیر میں چلی جاؤں گی, میں کچھ دیر میں چلی جاؤں گی, دیکھو مجھے آواز مت دینا, تمہارے پکارنے سے بھی میں لوٹ کے نہیں آؤں گی, میں کچھ دیر میں چلی جاؤں گی. اس مسافت میں بہت سے اسٹیشن آئیں گے جو تمہاری, میری یا ہماری منزل نہیں ہوں گے, تم ان پہ کچھ دیر سستا لینا پر اپنا سفر جاری رکھنا, دیکھو دیکھتے رہنا, میں کچھ دیر میں چلی جاؤں گی. تو میں نے ان صاحب کو یہ کہا, میں نے کہا بھائی ہماری بہت ساری چیزیں ہیں جو چھوٹی بہر میں ہیں, جان ایلیا کا رنگ آئے گا کیونکہ وہ ہمارے رشتے سے نانا ہے, ہماری امی ہمارے نانا کے پھوپھیزاد بھائی ہوتے ہیں, جان ایلیا ہیں, رئیس امروہوی ہیں, یہ لوگ سب وہ ہمارے نانا کے خان بادہ وہی جڑتا ہے ننیال سے. تو میں نے کہا کہ وہ وہیں آئیں گے, بلکہ ہمارے جو راہیل بھائی ہیں, جو میں نے آپ کو بتایا میوزک ڈائریکٹر ہیں میرے, راہیل بھائی میوزک کرتے ہیں اور بہت اچھے گٹارسٹ بھی ہیں وہ, تو راہیل بھائی کو آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ شاید جان ایلیا کی جوانی ہے, اتنی ریزیمبلنس ہے ان میں. تو جو آپ نے کہا وہ بس اتنی سی بات ہے کہ الفاظ قابل ہیں. تو اور وہ جب جان کی بات چھڑے گی نا تب ہمارے جو ہے وہ ٹریک چینج ہوتا ہے. خالد عرفان کہتے ہیں کہ مطلب بہت گہرا طنز کرتے ہیں وہ کہ شاعری تو لے گئے جان ایلیا اپنے حساب, بالکل ایسے ہی بات, شاعری تو لے گئے جان ایلیا اپنے ہی ساتھ, شاعروں میں لمبے لمبے بال والے رہ گئے. ہم لاکھ کوشش کر رہے ہیں جان ایلیا کی گرد بھی نہیں, ویسا تو کوئی ہو نہیں سکتا, اوریجنل تھا, بالکل باقی ہے فوٹو کاپی ان کی, بالکل ایسے ہی. اچھا اس کا جو جان کا ٹریک ہے نا وہ مطلب بالکل الگ ہے, اس نے اپنا ایک راستہ خود چنا, بالکل ایسے وہ الگ ہی اس کا شعر شناخت دے رہا ہوتا ہے کہ یار یہ جان کہہ رہا ہے, لہجہ ہی الگ ہے, لہجہ الگ ہے. جس طرح اور ایسی باتیں کر دینا جو لوگ شاعر خیال آتے ہیں لیکن ہر کوئی خیال لکھا نہیں جاتا, جان نے ساری یعنی شاید مجھے کسی سے محبت نہیں ہوئی لیکن یقین سب کو دلاتا رہا ہوں میں, اب یہ کون کرے گا بات. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے خود کو ہم بدلتے ہیں, شکریہ مشورے کا چلتے ہیں, کیا تکلف کریں یہ کہنے میں, جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں. اب یہ سائیکولوجی کی باتیں ہیں جو وہ شہر میں سیدھی بات, مطلب کتنا رومان پرور حوالہ ہے کہ داستان ختم ہونے والی ہے, ہاں تم میری آخری محبت ہو. اب یہاں میں کچھ ہمارے اساتذہ آئے ہمارے شو میں, میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا محبت کے لیے کوئی عمر مخصوص ہوتی ہے یا کوئی بھی کسی بھی وقت آپ کو کسی بھی عمر میں اچھا لگ سکتا ہے, تو بات پھر یہ نکل رہی تھی, انہوں نے کہا نہیں یوں. میں نے کہا دیکھیں جان یہ کہہ رہا ہے کہ داستان ختم ہونے والی ہے, یعنی زندگی ختم ہونے والی ہے, اس لیے تم میری آخری محبت ہو, اگر ذرا سی بھی عمر گنجائش دیتی تو ہمارے بعد ایک اور ہوتی. صحیح بات, بالکل. کتنے عشق کیے, چھوڑیں سر اب کام کی بات کرتے ہیں. پیرزادہ صاحب عشق کتنے کیے؟ عشق پیبلو نیرودا نے لکھا تھا, مجھے وہ شعر بڑا اچھا لگتا ہے, I love 100 women, it is true, ٹھیک ہے, but every one of them is you. میں نے سینکڑوں سے عشق کیا ہے لیکن ان سب میں نے تمہیں ہی دیکھا ہے. واہ واہ واہ, اور ہر ایک کو یہی کہا ہے اس نے. تو یعنی یہ دیکھیں نا, یہ ایک فطری جذبہ یوں ہے, آپ کو جو ہے آج پیاس لگ رہی ہے, آج پانی پی رہے ہیں, کل پھر پیاس لگی. پیاس سے بھائی پیاسی ہے ان کی روح زباں, لب پیاسے ہیں. اور حسن جو ہے وہ خدا نے کسی ایک شخص یا ایک خطے میں نہیں دیا, وہ ہر جگہ ہے. اگر آپ کے پاس آنکھیں ہیں حسن دیکھنے کے لیے, بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ, تو آپ کو ہر جگہ حسن نظر آئے گا, اور آپ کے پاس اگر دل ہے تو آپ کو ہر جگہ ہر حسین چیز سے عشق ہو جائے. اور شاعر تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے بنائے صرف حسن کی جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے, تعریف بیان کرنے کے لیے, اس کی پروموشن کے لیے. وہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے نا اس میں, ڈیٹیلز کرنے کے لیے کہ نہیں, جیسے وہ ایمبیسڈر ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کی صنائی کے ایمبیسڈر, سفیر ہیں. تو یہ نیچرل چیز ہے, اور اس میں آپ خود کو روک بھی نہیں سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کل میں سانس نہیں لوں گا,
जिंदा रहूंगा और सांस नहीं लूंगा। ये ऐसा ही है इश्क और मोहब्बत का भी हवाला। यही है। अब यही हवाला होता है, मतलब जो फीलिंग्स मर्दों में होती है क्या खवातीन में भी होती है? खवातीन को भी कुछ चेहरे ऐसे होते हैं, ये कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं, उनका तर्ज गुफ्तगू, उनका कोई हवाला कि वो कहीं अट्रैक्ट कर रहा होता है। हाँ बिल्कुल, जैसा मर्द सोचते हैं वैसी औरतें सोचती हैं। अल्लाह, ये खातून के अल्फाज हैं। सही। हाँ, क्योंकि इसमें ये और फितरत मैं है। शायद ऐड कर लूं, जितना मैंने देखा है या पढ़ा है, तो आशिक तो औरत ही ज्यादा होती है, मर्द अच्छा। हाँ, शाह लतीफ का आप कलाम देख लें तो उसने उसकी सारी हीरोइंस हैं, हीरोज नहीं है जो इश्क कर रहे हैं। वो ससी है, वो सोहनी है, वो मारुई है, हाँ बिल्कुल। वो मूमल है। उनके यानी जो बिलवड्स हैं वो मर्द हैं, आशिक तो औरत है। सूफिया के कलाम को आप देख लें, सूफी जो है वो औरत होके इश्क कर रहा है। वाह 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 वाह, हाँ, बड़ा बिल्कुल बड़ा ऐसे नुक्ता है ये। बहुत बड़ा बात है भैया। आप ये देखें ना कि आपने कभी, आप बहुत कम सुनते होंगे कि किसी मर्द पे जिन आशिक हुआ। हमेशा औरत गुफ्तगू होगी, चुड़ैली आशिक हुई ना हमेशा। जिन्नात की गुफ्तगू होगी। नाजरीन हमारे साथ रहिए, जिन्नात की गुफ्तगू शुरू होने वाली है। विलायत बाबू को जो है हमने बुला लिया है ताकि वो जरा हिसार बांध के रखें। हम हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। खुश आमदेद नाजरीन, प्रोग्राम में दोबारा आपको। और बात निकली है कि जन्नात जो हैं वो खवातीन पर ही क्यों आशिक होते हैं, तो बड़ा अहम सवाल उठा दिया है। तो बात भी यहीं से शुरू करेंगे, फिर आएंगे डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब से इनके प्रोफेशन पे भी पूछेंगे और जो है ये भी पूछेंगे कि चुड़ैलें मर्दों पे आशिक क्यों नहीं होती। पहले हाँ, नहीं, चुड़ैल असल में मर्द पे ही आशिक होती है। क्यों नहीं होती? क्यों मतलब नहीं होती? पहले तो जिन्नात का बता दें, कितने जिन्नात जो हैं वो इश्क में मुब्तला रहे। अल्लाह जाने कितने, हमें कौन से नजर आ रहे हैं भाई? हमें नजर आएंगे तो हम गिनेंगे ना। सही है। जब नजर ही नहीं आए तो क्या गिने उसको। सही बात। हाँ, जिन्नात आशिक होते हैं लेकिन मर्दों पे नहीं होते। क्यों? वो अट्रैक्शन उनको शायद वो चुड़ैलों पे, भाई देखें जिनसे, हाँ देखें, एक मर्द औरत पे आशिक होता है, उसी तरह जिन औरत पे आशिक होता है, जिन चुड़ैल पे आशिक होता है। असल में वो ये समझता है कि ये चुड़ैल ही है। अच्छा, मतलब आप ये कह रही हैं कि जिन पर जिन आशिक होता है वो हाँ, होती तो खवातीन लड़कियों के लिबासे में, लेकिन चुड़ैलें होती। लेकिन चुड़ैली होती है। वो तुमने देखा, आती है उसमें। ऐसे भी मर्द को देखे ना, बीवी मिली वो कहता है चुड़ैल है, बहन हो बहन को कहता है चुड़ैल है। तो वो कहीं ना कहीं वो चुड़ैल ही होती है। कुछ ना कुछ होता है उसमें चुड़ैलों जैसा। कहीं होता ही है। तो वो मर्दों पे चुड़ैल आशिक होती है। अच्छा चले जी, कुछ कभी ऐसा हुआ, कोई फीलिंग ऐसी आई कि यार कोई चुड़ैल जो है वो इश्क जो है वो जता रही है? नहीं, मैं तो एक वैसे डॉक्टर हूँ और डॉक्टरी साइंस है, और साइंस में जिन्नात फिनात ये जो है, हम इन चीज़ों पे इतना, क्योंकि मेरी परवरिश भी बड़ी लॉजिकल एक रेशनल खानदान में हुई है, तो हम इन चीज़ों को बड़ा वो लाइटली लेते हैं। हाँ। इन पे नहीं करते। लेकिन ये जो है, जो बात अभी चल रही थी, आप चले, हम मर्द हैं, हमें औरत खूबसूरत लगती है, लेकिन अगर आप फितरत के उसूल पे देखें ना, तो सब चीजों में अगर आप नर खूबसूरत है। नर खूबसूरत, भाई क्या कहने। हाँ, अगर आप बकरी और बकरा देखेंगे तो बकरा अलग देखेगा, उसकी टोर ही अलग है ना। हाँ जी। इसी तरह हर चीज में जो मेल है जेंडर में, वो यानी कहा जाता है कि कुदरत ने उसे ज्यादा खूबसूरत बनाया है। लेकिन हम चूंकि जाहिर मर्द हैं तो हमें अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट करेगी, तो इसलिए हमें
شاعروں کی زیادہ تعداد جو ہے مرد کی ہے، تو انہوں نے عورت کو کچھ زیادہ ہی آگے، اور وہ ڈیزرو بھی کرتی ہے، اس سے زیادہ ہم بھی اپنے حسن کو نکھارنے کے لیے حسن یوسفی استعمال کرتے ہیں. اچھی بات ہے. ہمارے پاس کون سا آتا ہے؟ وہ میک اپ کر کے بغیر دیکھیں آپ سب چڑیل نکلیں گی. آپ نے ابھی نر مادہ کا ذکر کیا، آپ بنیادی طور پر ڈاکٹر جو ہیں وہ انہی حوالوں کے ہیں. تھوڑا سا موسم تبدیل ہو رہا ہے، جو جن کے پاس اپنے پیٹس ہیں، جن کے پاس جنہوں نے اینیملز لور ہیں، ان کو کیا بتانا چاہیں گے؟ تھوڑا سا وقت ہم اپنے اس جو بیسک پروفیشن ہے آپ کا، آپ ایک ویٹرنری ڈاکٹر ہیں. ویٹرنری ڈاکٹر، جانوروں کا ڈاکٹر. تو اس میں ہمارے شہر میں خاص طور پہ ہم جہاں بیٹھے ہیں PCHS میں، تو بہت لوگوں کے پاس پیٹس ہیں. جی جی، بلیاں ہیں، کتے ہیں، یا تو ان پہ بھی ظاہر ہے موسم کی تبدیلی کا ظاہر اثر پڑتا ہے. جی میں نے اسی لیے پوچھا. اور انہیں بھی فلو ہوتا ہے، کھانسی ہوتی ہے. اور کوشش کریں کہ ابھی جو اوس پڑنا شروع ہو رہی ہے تو آپ کے پیٹس باہر نہ ہوں، آؤٹ ڈور نہ ہوں. ان کی وجہ سے بھی انہیں کھانسی، نمونیا، یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو کوشش کریں انہیں اندر رکھیں، انڈور رکھیں، کیونکہ وہ پیٹس تو ہیں ہی گھر کے، جو ہے انہیں آپ باہر نہیں چھوڑ سکتے. وہ باہر کے جانور بھی نہیں، ہاں وہ اس طرح کے نہیں ہیں. اچھا، وہ جو باہر ہوتے ہیں ان کی گروتھ اور طرح سے ہوئی ہے. ہاں بالکل. اور جو باہر کے بھی جانور ہیں، جیسا کہ بکری یا آپ کی بھیڑ ہے یا کوئی بڑا جانور ہے، تو ان دنوں میں جیسے ہی موسم سرما شروع ہو رہا ہے تو کوشش کریں کہ آپ انہیں یا تو کوئی شیلٹر کے اندر رکھیں، چلے بالکل گھر میں نہیں، لیکن کوئی ایسی جگہ ہو جس کے اوپر کوئی چھت ہو، چھپر بنا دیں، کوئی کمبل ڈال دیں، ڈائریکٹ اوس نہ پڑے، ڈائریکٹ سردی. کیونکہ ہیٹ اسٹروک جس طرح اثر انداز ہوتا ہے جانوروں پہ یا انسانوں پہ، اسی طرح کولڈ ویو بھی اسی طرح خطرناک ہے. تو ان چیزوں سے آپ اپنے جانوروں کو محفوظ رکھیں. کیونکہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں وہ تو ڈیپینڈنٹ ہی لائیو اسٹاک پہ ہیں. جب ان کی بکری دودھ دے گی تو وہ دودھ بیچ کے کچھ خریدیں گے. جی بالکل ایسے. یا جیسے وہ قربانی کے جانور پال کے یہاں لاتے ہیں تو وہ بکتے ہیں تو ان کی عید ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ ان پہ ڈیپینڈ. پیٹس والے تو پھر بھی کافی اچھے، یعنی ویل آف لوگ ہیں، ان پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے. وہ تو ان کا یعنی کمپینین شپ ہے، ان کو دوست کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ضروری چیزیں ہیں، اور یہ ہم پہ ایز اے ہیومن بینگ، انسان کے طور پہ فرض بنتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے. اچھا، ہمارے اس معذرت چاہوں گی، ہمارے گھر میں لوگ اپنے گرل کے نیچے وہ لگاتے ہیں جالی، تاکہ پیٹس، یہ جو اسٹری کیٹس وغیرہ ہوتی ہیں گھر میں نہ آئیں. ہم نے وہ جالی ہٹا دی ہے. گڈ. تو ہمارے ہاں بلی بچے بھی دیتی ہے. پھر وہ پورا 7 گھر جو ہیں وہ ہمارے ہی 7 کونے ہیں جو گھر کے وہ استعمال ہوتے ہیں. اور کل سے ہمارے یہاں ایک بلی آ کے سو رہی ہے. اچھا، وہ ہمارے بدھائی ہو، بدھائی ہو. ہمارے یہاں، اور اس کی اکثر تصویریں بھی لگاتے ہیں ہم، تصویریں کھینچ کھینچ ان بچوں کی اغوا کر لیتے ہیں. میرا تو ابھی پروفیشن ہے، میں ایسی کافی خاص طور پہ خواتین وہ کیٹ لورز ہیں. کیٹ لورز، کیٹ لورز خواتین بہت. کوئی سائیکولوجیکل حوالہ بھی ہے کیٹ لورز جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیوں ابھی کیٹ لورز ہوتے ہیں؟ تازہ ایک تحقیق آئی ہے کہ یہ جو بلی آپ کی گود میں بیٹھتی ہے اور اس کی وائبریشن ہوتی ہے نا، جیسے پرنگ کہتے ہیں، PURR، وہ آپ کے ہارٹ ڈیزیز اور کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کو ڈیکریز کرتی ہے، ان کے چانسز کو. یہ آپ کی، یعنی میرے ایک دوست ہیں وہ امریکہ سے آئے تھے، ان کی یہاں ایک یعنی حادثہ ہو گیا، ان کی فیملی کا کوئی ریلیٹو انتقال کر گیا. تو اس کے امریکن دوست نے اسے کہا کہ ناؤ یو شوڈ کیپ اے کیٹ. اس ڈپریشن سے نکلنے کے لیے ہم ایسے کرتے ہیں. امریکہ کے لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ تم اس دکھ سے گزر رہے ہو تو اس سے تھوڑا غلطان کرنے کے لیے، تم ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے بلی پالو تو وہ تمہارے وہ ختم کر دے گی ڈپریشن. تو یہ ہمارے لیے نئی چیزیں ہیں جو باہر والے لوگ کرتے ہیں. اچھا، یہ ایسے ہی مطلب اس کا کوئی لنک نہیں ہے اس ساری گفتگو سے. جیسے یورپ والے ڈاگس اور پپیز اور یہ کیٹس کے ساتھ، تو سب کانٹیننٹ میں جو ہے وہ بندر نہیں پالے جا سکتے؟ مطلب اس کی شرارتیں تو کوئی انوکھی ہوں گی نا. اچھا، میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا بڑا یعنی عجیب قسم کا. ایک بندے نے فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے کتا لیا کہ دیکھ لیں، ویکسین کر لیں.
तो वो था कुत्ता काफी बड़े बालों वाला, सेंट बर्नार्ड ब्रीड है। अच्छा, तो मैंने उसे कहा कि कुत्ता तो बहुत अच्छा है लेकिन इसका थोड़ा ख्याल करना, गर्मी ये बर्दाश्त नहीं करता, तो इसका एसी में रहना है। यानी मैंने उसे कहा कि इसे थोड़ा ठंडा माहौल देना। मेरा मकसद ये था कि धूप में कराची में ना हो, हाँ, बाहर मतलब ना- कराची की धूप तो हाँ, ऐसा ना आतंक हो। है। कुछ दिनों के बाद उसने कहा डॉक्टर साहब वो कुत्ते की तबीयत ठीक नहीं है, आप ले आए। मैं गया तो कुत्ता नजर ही नहीं आ रहा। मैंने कहा कहाँ है? उसने कहा वो उसके लिए अलग एक रूम बनाया है, वो छोटा सा रूम और उसमें एसी चल रहा है 16 पे और कुत्ता जो कांप रहा है। मैंने कहा मैंने इतना भी ठंडा नहीं कहा था। मैंने सिर्फ कहा था कि धूप में ना हो, छाँव में हो, तो लोग कुछ इतने भी ख्याल करने ज्यादा ही ख्याल। ज्यादा इतना ख्याल को बेचारा अब निमोनिया में चला गया कुत्ता। आपने तो चूंकि मिर्जा भी लिखा है और मतलब ये सवाल अपनी जगह बरकरार है कि बंदर क्यों नहीं पालते हम लोग? नहीं, बंदर कुछ लोगों ने पाला हुआ है। अच्छा, हमारे एक नेबर थे, उन्होंने बंदर पाला हुआ था, लेकिन बंदर जो है उसका मिजाज बरहम है। अच्छा, वो किसी भी वक्त आप पे अटैक कर सकता है, चाहे आपने उसको कितना भी करीब रखा हो, कितना भी वो आपसे मानूस हो, लेकिन वो किसी भी वक्त आप पे अटैक कर सकता है। तो कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको हम एज पेट नहीं रख सकते। अच्छा। हाँ डॉक्टर साहब थोड़ा सा मैं चाहूंगा इस बात की वजाहत। नहीं, यहाँ हमारे पास मैंने बंदर ट्रीट किए हैं, लोग लाते हैं कि बीमार हो गया ये, उसमें ज्यादातर तो हमारे ये जो लोग उससे रोजी रोटी मदारी करते जो हैं, मदारी, वो आते हैं। लेकिन मैंने एक दफा, मेरे क्लाइंट हैं, गरीब फैमिली है, बंदर उन्होंने शौक मैं एक चीज की तस्दीक करता चलूं, ये जो हमने बंदर का जिक्र किया, मदारी का जिक्र किया, मैंने शायद डुगडुगी का भी इशारा दे दिया, कतई तौर पर ये सब गैर सियासी गुफ्तगू थी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो फैमिली जो है उन्होंने बंदर पाला हुआ है, उन्होंने कोई उससे कमाना नहीं है, उन्होंने शौक से रखा है। और जब भी वो बीमार होता है वो मेरे पास आते हैं, और वो खातून जो है वो माजूर है, और उसका जो है मियाँ उसे उठा के ले आता है कंधों पे क्लिनिक पे, यानी गाड़ी तक वो आते हैं, फिर वो अंदर, क्योंकि वो बताती हिस्ट्री मुझे उसकी, यानी मर्द को पता नहीं है कि वो क्या हुआ है, वो हिस्ट्री सारी मुझे वो बताती है कि डॉक्टर साहब ये अभी कल से खाना नहीं खा रहा, इसे बुखार है ये। तो बहुत लविंग लोग भी हैं, बंदर भी पालते हैं, और बंदर कोई भी कितना भी अग्रेसिव हो जानवर, इंसान अगर प्यार दे ना तो वो अच्छा तो फिर वो कोई इस तरह का वाकया हुआ कि बहुत ही एग्रेशन के साथ कोई जानवर आपके सामने आया और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद आपके लम्स के साथ जो है वो अटैच हुआ? बहुत बहुत वाकयात हैं। यानी कुछ लोग आते, डॉक्टर साहब भी करीब नहीं जाइएगा, करीब नहीं जाइएगा। मैंने कहा क्यों? वो तुमसे डर रहा हूँ, कुत्ते से तो डर नहीं लग रहा। फिर कुत्ते के, अच्छा आपके जिस्म में कोई हार्मोन है जो रिलीज होता है, तो वो कुत्ता समझ लेता है पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ, कि ये दोस्त है या डर रहा है या डरा रहा है, वो समझ लेता है। आप अगर लविंगली कुत्ते के करीब जाएंगे तो वो आपके साथ बैठ जाएगा, लेकिन आप डर रहे हैं अंदर से तो वो समझ जाएगा कि ये समथिंग इज फिशी। तो ये हर मखलूक में ऐसी चीजें हैं, अल्लाह ने रखी हैं कोई खुसूसियात ये। और कुत्तों के लिए तो हमारे सूफी बाबा बुल्ले शाह ने रातें जागन करें इबादत, रातें जागन कुत्ते तैथों उते, तुमसे भी ऊपर हैं ये। हाँ जी बिल्कुल। नाजरीन, पता ही नहीं चला, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू, जैसे आपने आते ही कहा था कि भाई मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत अच्छे से वक्त गुजर गया। ये आपका कैमरा है, कोई मैसेज देना चाहें? मुश्किल काम कर दिया। कैमरा बंद है तो इशू नहीं है। मैसेज क्या होता है, बस अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप अपने लिए दुनिया में आए हैं, बाकी जितने लोग हैं इन सब ने अकेले आए हैं, अकेले जाना है। दुनिया में जब तक हैं अपना ख्याल खुद रखें, क्योंकि अगर आप हैं तो आपकी दुनिया है, वाह जी वाह। अगर आप नहीं हैं तो फिर आपकी दुनिया वहाँ ख़त्म हो जाती है। तो दूसरों के साथ साथ उनका ख्याल रखें, बिल्कुल रखें, ये नहीं कि उनके ऊपर आप बिल्कुल इग्नोर कर दें, लेकिन अपना ख्याल पहले रखें, क्योंकि अगर आप हैं तो आप दूसरों का ख्याल रख सकते हैं। बहुत अच्छी बात। आप बड़े भैया, ये आपका कैमरा। मैसेज वैसे सिर्फ उस पे अमल तो किया नहीं जाता। जो अच्छी बात हम बात करते हैं कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात।
बस ये है कि जहाँ भी रहें, कुदरत ने आपको जहाँ भी यानी खिलने का मौका दिया है, फूल की तरह खिले रहें, खुशबू दें, अपना जो भी कंट्रीब्यूशन है खुशबू की तरह फैलाएं। ये बड़ा सवाब है, ये बड़ी इबादत है। सुभान अल्लाह। नाजरीन, बात सिर्फ इतनी है जो आप ही ने बात कही, आपने अपना ख्याल खुद रखना है। बहुत सारे हवाले जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपने भी उनका ख्याल रखना है। उन्होंने आपका ख्याल रखना है या नहीं रखना है। मौला फरमाते हैं कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि किसी पर एहसान ना करो। इसका मतलब ये है कि जिस पर एहसान करो उससे तवक्का ना रखो कि वो आप पर एहसान का जवाब एहसान से देगा। अगर उसने दे दिया तो ये अल्लाह ताला का करम है, वरना फिर आप कहीं मुश्किल में आते हैं ना, जब आप किसी से उम्मीद बांध लेते हैं। तो एहसान करते रहिए, मोहब्बतें बांटते रहिए। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। बात दिल से दिल तक जा